गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कुछ टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए थे, जैसे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, देन फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लैंड रिसोर्स से, जो फर्स्ट हमारा रिसोर्स है। एक्चुअली क्लास 10th की जो ज्योग्राफी बुक है उसमें हमें रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है। जैसे ये जो चैप्टर है, अभी तक हमने रिसोर्स क्या होता है वो पढ़ लिया है। अब अलग अलग टाइप के रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में ही हमें लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। देन फिर नेक्स्ट चैप्टर में वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। देन फिर एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्स। तो पूरी बुक में रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है, अलग अलग टाइप के। तो फर्स्ट रिसोर्स से स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि है लैंड रिसोर्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब लैंड, ये हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि अगर लैंड रिसोर्स नहीं होगी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ों के लिए लैंड रिसोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे आपको एग्रीकल्चर करना हो, ठीक है, चाहे आपको इंडस्ट्री सेटअप करना है, चाहे आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, सारी कुछ भी थिंग्स करना है तो उसके लिए लैंड रिसोर्स की बहुत ज़रूरत है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पता है आपको, इंडिया की जो पूरा लैंड रिसोर्स है वो बहुत डाइवर्स है। मीन्स आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप के लैंड रिसोर्स देखने को मिलेंगे। मीन्स हमारे इंडिया में माउंटेन्स है, प्लेटूज़ है, प्लेन्स है, आइलैंड्स है, तो अलग अलग टाइप के लैंड रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो लैंड एरिया है, जो टोटल हमारा लैंड एरिया है उसका 43% एरिया प्लेन है। तो सबसे ज़्यादा एरिया प्लेन प्लेन एरिया है हमारे पास इंडिया में। प्लेन एरिया मीन जो जो जिस एरिया का एलिवेशन बहुत कम होता है। और ये मोस्टली कैसे बनता है, तो लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने, रिवर जो है अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है अलग पूरे सराउंडिंग एरिया में, तो इससे प्लेन एरिया बनता है। प्लेन एरिया का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो वहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टाइल होता है, तो पीपल एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए प्लेन और इंडस्ट्री के लिए भी प्लेन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 27% जो है, 30% जो है एरिया वो इंडिया में माउंटेन के अंडर में। जैसे हिमालय माउंटेन है, साउथ में वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं इंडिया में। माउंटेन अगेन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माउंटेन से रिवर्स निकलती है, तो रिवर्स के लिए माउंटेन्स है। वाटर रिसोर्स के लिए माउंटेन इंपॉर्टेंट है। माउंटेन में टूरिज्म फैसिलिटी के लिए, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए, मीन्स एनवायरनमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए भी माउंटेन इंपॉर्टेंट है। देन हमारा जो 27% एरिया है वो है प्लेटू। प्लेटू पता होगा आपको क्या होता है? एक हाईलैंड टाइप एरिया है जो अपने सराउंडिंग एरिया से हाई है, बट उसका अपर पार्ट फ्लैट होता है। तो प्लेटू एरियाज जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मिनरल्स के लिए। जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो सारी चीज़ें हैं इंडिया में, आयरन और वगैरह, सब मिनरल्स प्लेटू एरिया से मिलते हैं ज़्यादातर। फॉरेस्ट वगैरह ये सब प्लेटू में मिलते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन वैसे लास्ट ईयर ज्योग्राफी चैप्टर 2 में पढ़ा है आपने, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। उसमें पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा था, तो उतना हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ पर। यहाँ पे ओनली हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। नेक्स्ट लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है? जैसे देखा होगा आपने, पीपल जो है वो लैंड रिसोर्स को अलग अलग वर्क के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कुछ पीपल वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ पीपल इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है। कुछ पीपल जो है वो सेटलमेंट के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हाउसेस वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लैंड पे फॉरेस्ट भी होते हैं, तो मीन्स लैंड को हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यही होता है लैंड यूटिलाइजेशन, मीन्स लैंड को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करना। तो लैंड को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या होता है? जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसोर्स है, लैंड पे कुछ एरिया में फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, ठीक है। देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स जहाँ पे कल्टीवेशन, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो वो लैंड किस में आएगी? जैसे बैरन लैंड है, मीन्स जो वेस्ट लैंड है, डेजर्ट टाइप, जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता है। लैंड पुल टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, मतलब जहाँ पे बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री वगैरह है, सिटीज़ है, तो वो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में आएगी, जहाँ पे एग्रीकल्चर यूज़ नहीं हो रहा है। देन अदर कल्टिवेबल लैंड। अदर कल्टिवेबल लैंड में जहाँ पे जो ये भी एग्रीकल्चर में नहीं है और ना ही ये नो वो आपका बैरन लैंड में है, ये कुछ अलग टाइप की लैंड है।
जैसे परमानेंट पेस्चर लैंड मीन्स जहाँ पे एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, जो एनिमल ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है। देन कुछ लैंड ऐसी है जो ट्री क्रॉप्स के अंदर होती है। ट्री क्रॉप्स मतलब जैसे कुछ ट्रीज जो होते हैं, मैंगोस वगैरह, इन सब के जो ट्रीज होते हैं जहाँ पे ग्रो करते हैं, ये तो वो होती है ट्री क्रॉप के अंदर। ये एरिया फॉरेस्ट में भी नहीं आता है और एग्रीकल्चर में भी नहीं आता है, दो ये अलग एरिया है, ठीक है। जैसे आपने कुछ मैंगो वगैरह के या फिर किसी भी फ्रूट्स के आपने सपोज करो कुछ गार्डन वगैरह बना रखा है, तो वो जहाँ तो वो ट्री क्रॉप के अंडर में। कल्चरेबल वेस्टलैंड, अब ये समझने से पहले हम ये फिफ्थ वाला पॉइंट समझ लेते हैं, नेट सोन एरिया क्या होता है। नेट जोन एरिया एक्चुअली क्या होता है, अब देखा होगा आपने कुछ एरिया इंडिया में ऐसा होता है जहाँ पे हम एवरी ईयर एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही है और कुछ वहाँ पे नहीं करते हैं। तो ऐसा जो एरिया होता है उसको बोलते हैं नेट जोन एरिया, जो मतलब एग्रीकल्चर के लिए लैंड है। एरिया मोर द एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज क्रॉप क्रॉप एरिया। पहले ये समझ लेते हैं कि नेट सोन एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया मीन्स एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। चाहे वो एक बार कर रहे हो आप ईयर में, चाहे आप एक से ज़्यादा बार कर रहे हो, वो अलग थिंग है। बट अगर एटलीस्ट एक बार भी आप उस एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हो तो वो होता है नेट सोन एरिया। अब अगर आप नेट सोन एरिया में ऐसा एरिया प्लस कर दो जहाँ पर एक से ज़्यादा बार एग्रीकल्चर होता है, जैसे कुछ एरिया में देखा होगा आपने मोर देन वन टाइम हम क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, तो अगर ऐसा एरिया भी आप उसमें प्लस कर दो तो टोटल वो हो जाएगा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। अब ये तो होता है मतलब ग्रोस क्रॉप्ड एरिया और नेट जोन एरिया वही हो गया जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं इंडिया में जहाँ पे हर साल हम एग्रीकल्चर नहीं करते। नेट जोन एरिया में ये ध्यान रखना कि हम एवरी ईयर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। अगर आप किसी एरिया में एवरी ईयर एग्रीकल्चर करते हो तो वो नेट जोन एरिया है। अब नेट जोन एरिया, अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे अब कभी कभी क्या होता है, जैसे लैंड की फर्टिलिटी वो कम हो जाती है ना, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, उसको छोड़ना पड़ता है लैंड को। तो जैसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम वन ईयर के लिए, वन एग्रीकल्चर ईयर के लिए, या फिर वन एग्रीकल्चर ईयर से कम टाइम के लिए उस लैंड को छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो वो लैंड उसको बोलते हैं करंट फेलो लैंड, ठीक है। अब कुछ लैंड ऐसी होती है जिसको हम 5 ईयर से ज़्यादा के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो होती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कुछ लैंड ऐसी होती है जो जिसको हम 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक, बीच में कितना भी उसको टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए हमने उसको ऐसा खाली छोड़ दिया है, तो वो होती है अदर देन करंट फेलो लैंड। ये कुछ नहीं है, ये फेलो लैंड के तीन अलग अलग पार्ट होते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर लैंड को कुछ पार्ट के लिए छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। अगर हमने एक साल के लिए या फिर उससे कम के लिए छोड़ा तो वो करंट फेलो लैंड हो गई। अगर हमने 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गई। और अगर हमने एक साल से लेकर 5 साल तक के लिए छोड़ दिया तो वो अदर देन करंट फेलो लैंड हो गई। सो ये कुछ लैंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब इंडिया में देखते हैं, इंडिया में कौन से एरिया में कितना है, मतलब फॉरेस्ट कितने परसेंटेज में है, नेट जोन एरिया कितना है, तो वो सब देखते हैं हम। पहले ये यूज़ ऑफ लैंड डिपेंड किस चीज़ पे करता है, मीन्स आप लैंड पे अगर एग्रीकल्चर क्या कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप फॉरेस्ट ग्रो है या फिर कुछ है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे टोपोग्राफी, जो वहाँ का रिलीफ है, मतलब प्लेन लैंड का टाइप क्या है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है। देन क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये लैंड यूज़ पैटर्न। इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। बट हम यहाँ पे पूरे एरिया की बात नहीं करते हैं, ओनली 93% एरिया की बात करते हैं इस पूरे एरिया का, क्योंकि कुछ एरिया जो है उसका अभी भी इंडिया में सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो एक्सट्रीम एरिया है, अरुणाचल प्रदेश उस साइड में, या फिर जम्मू कश्मीर के साइड में जो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो एरिया हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ओनली 93%, इसका जो 93% है 3.28, उसकी बात करेंगे हम, बाकी की बात नहीं करेंगे। सो ये है, देखो 19, ये दो ग्राफ है आपके सामने। एक ग्राफ है 1961 का और एक है लास्ट टाइम 2008 और 9 का। अब ये दोनों ग्राफ, ये यहाँ पे हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे कि किस लैंड यूज़ में कितना एरिया यूज़ होता है इंडिया में और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। ये कुछ की इंडिकेटर्स हैं नीचे। अगर हम इसको कंपेरेटिवली स्टडी करें
तो देखेंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया है, ये जो एरिया है, यह है नेट जोन एरिया। सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में नेट जोन एरिया है। मीन्स 45% एरिया में हम एग्रीकल्चर करते हैं। जितना भी इंडिया के पास पूरा जो लैंड एरिया है, उसका 45% एरिया नेट जोन एरिया है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। और ये इंक्रीज़ भी हुआ है। जैसे ये 1960 का ग्राफ है, ये 2008 का ग्राफ है, तो ये एरिया इंक्रीज़ भी हुआ है। पहले 45 था, 46 हो गया। ये वैसे इंडिविजुअल परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रेंड्स याद रखना है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हुई है, कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो जो नेट जोन एरिया है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। पहले 45 था, 46 हो गया। फॉरेस्ट लैंड पहले ओनली 18% था, अभी अराउंड 22% है, तो ये भी अगेन इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, देन एरिया फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। नॉन एग्रीकल्चर यूज़ जैसे कुछ टाउन्स वगैरह जहाँ पे बने हुए हैं, रोड्स वगैरह बने हुए हैं, तो वो भी इंक्रीज़ हो गया है, 5% हो गया है अब। ठीक है, देन उसके बाद एक और जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है वो है करंट फैलो लैंड। पहले 3.73 था, अभी 4.76 हो गया। करंट फैलो लैंड मीन्स लैंड जहाँ पे हम लेस देन 1 ईयर के लिए उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 4 थिंग्स में लैंड एरिया इंक्रीज़ हुआ है। एक तो नेट जोन एरिया इंक्रीज़ हुआ है, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ और करंट फैलो लैंड, ये 4 थिंग्स इंक्रीज़ हुई है। बाकी के जो कैटेगरीज है वहाँ पे लैंड एरिया डिक्रीज़ हुआ है। अब अगर कोई एक थिंग में अगर लैंड एरिया इंक्रीज़ होगा तो दूसरी थिंग में डिक्रीज़ होना उसको कंपलसरी है, क्योंकि टोटल जो लैंड एरिया है हमारा वो फिक्स है। अगर आप एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ कर दोगे तो किसी और चीज़ में लैंड एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड आप कहाँ से लाओगे, किसी और लैंड को आप कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर में बनाओगे। तो अगर एक चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली बात है कि दूसरी चीज़ में वो डिक्रीज़ होगा। तो अगर 4 कैटेगरी में इंडिया में लैंड एरिया इंक्रीज़ हुआ है तो डिक्रीज़ किस में हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है सबसे ज़्यादा बैरन लैंड, जो अनकल्टिवेबल लैंड थी, जैसे डेजर्ट वगैरह, जो भी वेस्ट लैंड है जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होता है, तो वो एरिया डिक्रीज़ हो गया है। अब 8% ही बचा है वो। ठीक है, क्यों डिक्रीज़ हो गया? क्योंकि हमने उसको कुछ लैंड में हमने जैसे रोड्स वगैरह बना दिए, कुछ में हमने सिटीज़ वगैरह डेवलप हो गई है, तो ऐसे वो एरिया धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। देन ये जो 4.7% था आपका ग्रेजिंग लैंड, वो कम हो गई है, जो कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थिंग है, क्योंकि अगर ग्रेजिंग लैंड अगर कम हो जाएगी तो एनिमल्स के लिए लैंड कम बचेगी। देन उसके अलावा जो ये 1.5% था ट्री क्रॉप्स वगैरह में, वो एरिया डिक्रीज हो गया है। ठीक है, कल्चरल वेस्ट लैंड, जिस लैंड को हम 5 ईयर्स के लिए, मोर देन 5 ईयर्स के लिए खाली छोड़ देते, तो वो भी अब कम हो गया है। सो कुछ थिंग्स यहाँ पे अच्छी है, कुछ थिंग्स यहाँ पे ख़राब है। जैसे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हुआ है, अच्छा है। एक नेट जोन एरिया भी इंक्रीज़ हुआ है, ये भी अच्छा है। बट कुछ थिंग्स यहाँ जैसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड कम हो गई है, वो भी अच्छी बात है। बट जो मेन प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि एक तो ग्रेजिंग लैंड हमारी कम हो गई है, एनिमल्स को फीड करने के लिए एरिया कम हो गया है। देन ट्री क्रॉप्स के अंदर भी एरिया कम हो गया है। सो ये कुछ एरिया हमने देख लिया, यहाँ पर कंपैरेटिवली हमने स्टडी करी है। ये जो पैटर्न है नेट जोन एरिया का, नेट जोन एरिया हमने देखा क्या होता है, एरिया जहाँ पे एवरी ईयर एग्रीकल्चर करते हैं। अभी जो है ये अराउंड 54% है, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 54% है। मीन्स जो टोटल इंडिया का जितना भी एरिया है उसके 54% एरिया में हम एग्रीकल्चर करते हैं। और ये भी अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। जैसे ये 80% के अराउंड है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इधर जाओगे तो ओनली 10% है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, वो एग्रीकल्चर के लिए इतना सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कम होता है। बट पंजाब और हरियाणा, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल क्लाइमेट है, तो वहाँ पे 80% एरिया में एग्रीकल्चर होता है। फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो अभी फॉरेस्ट एरिया अराउंड 22-23% है हमारा। बट इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग कंट्री के 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, अगर हमें इन्वायरमेंट बैलेंस को मेंटेन रखना है तो। बट इतना अभी तक हमारे पास है नहीं, उसको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं, टिम्बर वगैरह, तो उनके लिए भी ये अच्छा है अगर हम फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो। जो पहले वेस्ट लैंड जो था जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था, उसको हमने नॉन एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। जैसे रॉकी लैंड है, एरिड लैंड है, डेजर्ट लैंड है, इन सबको हम नॉन एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं।
जैसे वहाँ पे रोड्स वगैरह बना रखे हैं, रेलवेज बना रखी है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लैंड को एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम यूज़ करते जाएंगे, कंटिन्यूसली उसका एक्सप्लोटेशन करेंगे, तो फिर यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ते हैं हम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। 95% हमारी जो फूड नीड है वो लैंड से ही कवर होती है। हमारी शेल्टर की नीड, हमारे जो हाउसेज वहीं पे कंस्ट्रक्ट होते हैं, हमारे क्लॉथ्स वगैरह वो सब लैंड से मिलते हैं। तो लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन जैसा कि हमने रिसोर्सेज में देखा था, रिसोर्सेज इंडिया में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कम होते जा रहे हैं। वैसे ही लैंड की भी इंडिया में प्रॉब्लम है। लैंड जो है वो इंडिया में धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड मीन्स लैंड की क्वालिटी कम होती जा रही है और वो लैंड जो है वो डैमेज होती जा रही है। अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो गई है। डिग्रेड हो गई है मीन्स वो अब फॉरेस्ट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है। 56% इसी की बात कर रहे हैं हम। 56% जो है वाटर के कारण डिग्रेड हो गई है। कुछ जो हो गई वो सेलाइन हो गई है। कुछ रीज़न से अब लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है? लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड की जो क्वालिटी कम हो रही है, लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। तो वो क्यों होती है? उसके अलग अलग रीज़न है, ठीक है। जैसे कुछ लैंड जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं उसमें, माइनिंग वगैरह अगर हम करते हैं लैंड में तो उससे भी लैंड की क्वालिटी कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न से उससे लैंड की क्वालिटी धीरे धीरे इंडिया में कम होती जा रही है। और 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो पूरी तरीके से डिग्रेड हो गई, ख़राब हो गई। ये ग्राफ है, पाई चार्ट है, जिसमें बता रखा है कि सबसे ज़्यादा 56% जो लैंड है 130 मिलियन में, 56% जो लैंड है वो वाटर इरोडेड एरिया है। वाटर इरोडेड एरिया मीन्स वाटर की एक्टिविटी के कारण वो लैंड डिग्रेड हो गई है, ख़राब हो गई है। जैसे वो सॉइल इरोजन पढ़ा होगा आपने, वाटर जो है अपने साथ सॉइल को कैरी करके लेके चली जाती है, उससे सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है, सॉइल की लेयर कम हो जाती है। तो इससे 56% एरिया जो है वो कम हो गया है, ख़राब हो गया है। देन माइनिंग एक रीज़न है। अब माइनिंग जहाँ पे होती है तो माइनिंग क्या करते हैं, अर्थ के अंदर डीपली उसको डिग करते हैं। आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है वो उससे डिग्रेड हो जाता है पूरा। वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। तो इन सब से लैंड भी आपकी ख़राब हो जाती है। स्पेशली ये कहाँ पे, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, यहाँ पे माइनिंग के कारण बहुत प्रॉब्लम है। अगर हम गुजरात और राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? वहाँ पे हो रहा है ग्रेजिंग के कारण। गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एनिमल्स को ग्रेजिंग कराओगे लैंड के ऊपर तो सारी जो ग्रास वगैरह है सब खा जाएंगे और फिर उससे धीरे धीरे सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। तो जो पंजाब, हरियाणा है और जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ओवर इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है। ओवर इरिगेशन क्या होता है? जैसे अगर आप, ये एग्रीकल्चर फील्ड है, अगर आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इरिगेशन कर दोगे, मीन्स अगर आप वाटर ज़रूरत से ज़्यादा दोगे, तो उससे क्या होता है कि लैंड की सैलिनिटी बढ़ जाती है। लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उससे धीरे धीरे जो लैंड है वो ख़राब होती जाएगी, सॉइल की क्वालिटी पूरी तरीके से कम हो जाएगी। देन जो सीमेंट इंडस्ट्री है वहाँ से बहुत सारे, और जो सेरेमिक इंडस्ट्री है जहाँ पे ग्लास वगैरह बनती है, तो इस ऐसी जो इंडस्ट्री होती है उनके आसपास का एरिया भी धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत कुछ डस्ट वगैरह प्रोड्यूस करती है, और वो डस्ट जब इंडस्ट्री से निकलती है और आसपास एरिया में डिपॉजिट हो जाती है तो वहाँ भी एरिया पूरा डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। देन इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है, जो हम वाटर पॉल्यूशन करते हैं, जो हैवी मेटल्स और बहुत सारी थिंग्स निकलती हैं, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखा होगा आपने कि इंडिया में कहाँ पे कैसे कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रीज़न जो फर्स्ट है वो अफॉरेस्टेशन, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करके हम लैंड डिग्रेडेशन कम कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग को कंट्रोल करके, अगर कोई एरिया है जहाँ पे विंड इरोजन होता है, मीन्स विंड के कारण जो सॉइल वो फ्लो करके चली जाती है, तो वहाँ पे आप शेल्टर बेल्ट लगा सकते हो। शेल्टर बेल्ट मतलब एक पूरी ट्रीज़ की ऐसी रो बना सकते हैं हम, जिससे जो विंड की स्पीड वो कम हो जाएगी। इस तरीके से शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। देन ये स्पेशली कहाँ होता है? जहाँ पे सैंड डून्स को अगर हमें स्टेबलाइज करना है। सैंड डून्स मतलब जो डेजर्ट में जो सैंड के हिल्स होते हैं छोटे छोटे से, वो क्या करते हैं, विंड के कारण वो शिफ्ट होते रहते हैं।
तो अगर हम वहाँ पे बीच में ट्रीज ग्रो कर देंगे या फिर हम कुछ ग्रासेस वगैरह, अगर ट्री पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ ग्रास वगैरह, थॉर्नी बुशेस वगैरह, छोटी छोटी झाड़ियाँ लगा देंगे, तो इससे भी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं शिफ्ट होने के लिए। देन माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके प्रॉपर डिस्चार्ज, वाटर का प्रॉपर डिस्चार्ज चैनल्स वगैरह बना के, इंडस्ट्री जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से उसका भी प्रॉपर डिस्चार्ज करके उसको, मतलब उसको ऐसे ही वाटर में मिक्स नहीं करना है, उसको पहले पूरा ट्रीट करना है, उसको क्लियर करना है, फिर उसको वाटर में मिक्स करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो गए लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के, लैंड की क्वालिटी को मेंटेन करने के। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल एज रिसोर्सेज। सॉइल क्या होती है, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे हम।